नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बड़े बड़े देशों में जगह जगह कूड़ा पड़ा रहता है। ये कर्मा रिसाइकलिंग कोई कंपनी है जिसने इस कचरा घर पे अपना होर्डिंग लगाया है और ये कचरा घर जो है इस वक्त आपके कैमरे की निगाह से काफ़ी साफ सुथरा लग रहा है और चूने की लकीर बता रही है कि कोई पिछले 2-3 दिनों के भीतर यहाँ चूना डाल गया है। पर उम्मीद की जा सकती है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद हफ्ते भर पहले यहाँ ऐसी स्थिति नहीं हुई होगी। हुआ ये है कि जिस जगह पर हम दक्षिण दिल्ली के लाडोसराय में हैं, इस इलाके में एक ऐसा हादसा हुआ है कि जिसके बारे में हमें आपको थोड़ा रुककर संभलकर सोचना चाहिए। हम दरअसल सोचते नहीं हैं। याद ही कीजिए कि आपने पिछली बार कब किसी राजनीतिक दल के बारे में सुना हो जिसने स्वास्थ्य और सफाई के सवाल पर किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन किया हो, उसमें सीटों को लेकर मोल भाव किया हो। आपने कब किसी सरकार से पूछा हो कि बताइए कि आपने कितने अस्पताल बनाए हैं, उन अस्पतालों में गरीब लोगों की भर्ती होने की, इलाज की सुविधा क्या है। लेकिन आपने कब पूछा है कि जीडीपी के इन खूबसूरत आंकड़ों के पीछे आप जरा हमें बताएं कि अस्पताल कितने बने हैं, बेहतर अस्पताल जहां गरीब आदमी, जहां सामान्य आदमी पहुंच सकता है। आज एक आईसीयू में भर्ती की कीमत जो हो गई है एक दिन में 60 से 1 लाख हजार हो गई है। हम जो है ये 1 लाख रुपए तक हो गई है 60,000 से लेकर। हम इन सवालों को तवज्जो नहीं देते हैं और नतीजा होता है कि कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जिससे हम लाचार महसूस करने लगते हैं। लक्ष्मी चंद्र और बबीता, ये दोनों उड़ीसा के एक कॉलेज से इनकी ज़िंदगी शुरू होती है मोहब्बत से और दिल्ली नौकरी इन्हें ले आती है। लेकिन इनका 7 साल का बेटा अविनाश, जिसे भर्ती कराने के लिए वो आपके शहर में कई अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं, जगह नहीं मिलती है और अंत में जब तक जगह मिलती है काफ़ी देर हो चुकी होती है और उसका बेटा गुजर जाता है। दोनों हताश होकर आत्महत्या कर लेते हैं। हम यही आए हैं लाडोसराय में, इन गलियों में ये समझने के लिए कि आखिर वो क्या चीज़ है जिससे आपकी संवेदनशीलता पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यही मसला हिंदू या मुस्लिम का होता तो आप सब कितनी बातें कर रहे होते, कितने उत्तेजित हो रहे होते, कितनी राय होती। क्योंकि हम सब के दिमाग में इन दलीलों का इतना कूड़ा भर दिया गया है कि हम निकल नहीं पाते। हमें याद है कि ओवैसी ने ठीक ठीक क्या क्या कहा है, हमें बिल्कुल याद है कि योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या कहा है मुसलमानों के बारे में, ओवैसी ने इन हिंदू पार्टियों के बारे में, हम सबको याद है। लेकिन हमें बिल्कुल याद नहीं रहता कि किस पार्टी ने अपने कार्यकाल में कितने स्वास्थ्य के लिए क्या सुधार किए हैं, नहीं याद रहता है। तो आज हम लाडोसराय से बात करेंगे। अशोक अग्रवाल हैं और सौरभ भारद्वाज हैं हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के विधायक। लेकिन हम उस गली की तरफ जा रहे हैं, हम अपने मनोज की तरफ बता दें जहां ये हादसा हुआ है। ये जगह भी आप देख ही रहे हैं कि इसकी साफ सफाई का जो इंतज़ाम है वो अभी कुछ ठीक नज़र आ रहा है। पता चला कि जब ये हादसे की खबर इंडियन एक्सप्रेस में पहली बार छपी तो यहाँ पर थोड़ी सफाई हो गई है, लेकिन हम लापरवाह होते जा रहे हैं। इससे पहले कि ये मुद्दा भी किसी अन्य बड़े मुद्दों की तह में चला जाए, हम प्रयास करेंगे बात करने का कि उस दिन अविनाश को लेकर क्या क्या हुआ था। अब ये देखिए, ये नोटिस नहीं था डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से बचे, बिल्कुल नया पोस्टर लग रहा है, अखबार में छपा है। तो ये एक तरह से ये सारा चीज़ जन स्वास्थ्य विभाग, दक्षिण दिल्ली नगर निगम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं अखबार में छपने पर। लेकिन अखबार में छपने की जगह कहाँ है? वो तो इन बयानों से, गठबंधन की खबरों से भरा हुआ है। दोषी हम भी हैं, लेकिन उसके उपभोक्ता तो आप हैं। आप तो ये सवाल करते नहीं। अगर हम ये दिखाते भी तब भी आप सवाल नहीं करते हैं। आप ये मानिए तो मेरी बात कि आप स्वास्थ्य को लेकर किसी राजनीतिक दल से सवाल नहीं करते हैं, क्योंकि अक्सर आपको ये भरोसा होता है कि आपके पास बीमा है और बीमा है तो आप अस्पताल खरीद लेंगे, बीमा है तो आप डॉक्टर खरीद लेंगे। ये जो घटना हुई है, ये मैं इसलिए लंबा बोल रहा हूं कि ये आपके साथ भी हो सकता था। बस जरा कल्पना कीजिए कि आप अपने हाथ में 7 साल के बच्चे को लेकर चले जा रहे हैं, इस अस्पताल से भटक कर उस अस्पताल में जा रहे हैं और अस्पताल वाले उसे भर्ती नहीं कर रहे हैं और वो बच्चा मर जाता है। आप क्या करेंगे? आप किससे बात करेंगे? क्योंकि आपने वो सवाल पहले तो पूछे नहीं थे। और ये जो सरकारें, ये जो पार्टियां आपके प्रति जवाबदेही का नारा देकर आती हैं, वो कभी भी इस तरह की कार्रवाई नहीं करती हैं जिससे ये सुनिश्चित हो कि दोबारा कोई ऐसा करने की हिम्मत ना करे। देवाशीष जी आइए, आप लक्ष्मी चंद्र जी के मित्र हैं? नहीं, उनके पड़ोसी हैं, यहीं रहते थे। ये जरा मुझे बताइएगा कि ये बोर्ड कब था, ये कब सब सटा है? ये डेट लिखा हुआ है 12 तारीख को। हाँ, इसके पहले इस इलाके में फॉगिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ था?
नहीं हुआ था। जब ये खबर छपी है, हाँ जी। इसकी चर्चा हुई है, तब ये लोग आए थे लगाने के लिए। दक्षिण दिल्ली नगर निगम के ये जो लोग हैं, हाँ जी। ये काफ़ी पोस्टर इस इलाके में छप गया है। देवाशीष जी, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आप बताने की स्थिति में हैं हमारे दर्शकों को? ये डेट भी लिख दिया कि 27 तारीख को आए थे, 10/9 को ये आए थे। ये भी पहले से लिखा हुआ था या अभी लिख के गया है? शायद अभी लिखा हुआ है ये भी लिखा हुआ है अभी? आपको लगता है कि अभी से लिखा हुआ है? हाँ जी। क्योंकि ये जनवरी में आए होते तो इतना एक ही पेंसिल से लिखा हुआ है। देखिए, ये चालाकी है आपके सिस्टम की। देख लीजिएगा अशोक जी, आप देखिए, 27 जनवरी, 21 जनवरी, ये सब की लिखावट एक ही तरह से। देखिए उसको कितना भरोसा है हमारी मूर्खता पे कि एक ही दिन में ऐसा लग रहा है कि लिख दिया गया है ये सर। एक ही कलम से एक ही बार में, एक ही कलम से एक ही बार में कोई भी आके देख सकता है कि अगर ये जनवरी का लिखा होता तो कुछ हल्का पड़ गया होता, जैसे ये हल्का पड़ गया है। फरवरी का लिखा होता तो हल्का पड़ गया होता, लेकिन नहीं पड़ा। तो देवाशीष जी कहाँ चले गए? हाँ जी। थोड़ा आप बता सकते हैं कि उस दिन क्या हुआ था? उनका बच्चे का तबीयत खराब था। तो जैसे ही उनका तबीयत खराब हो गया था, पहले वो गए थे भगवती हॉस्पिटल, मुझे जितना जानकारी है। हाँ, ठीक है। तो हाँ। उसके बाद वहाँ पे ट्रीटमेंट होने के बाद फिर वो ले आए थे, वहाँ पे एडमिट नहीं किए थे क्योंकि डॉक्टर बोल रहे थे कि एडमिट कर दीजिए, वहाँ से ले आए थे। उसके बाद बच्चा धीरे धीरे उसका तबीयत ज़्यादा बिगड़ना लग गया। तो वो लेके गए थे मैक्स हॉस्पिटल में, सिटी हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे उनको बेड नहीं मिला था। तो मुल्तान भी गए थे हॉस्पिटल, तो वहाँ पे वो मतलब पहला चिकित्सा करके फिर वो भेज दिए थे क्योंकि वहाँ पे भी बेड नहीं था। तो बेटे का सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो गया था, बिगड़ गया था। वो बत्रा हॉस्पिटल में पहुँच गए तो वहाँ पे बेड मिल गया और ट्रीटमेंट हो रहा था वहीं पे। लेकिन डॉक्टर साहब मना कर दिए थे कि बच्चे का आप ले जाइए। लेकिन बत्रा में? हाँ, लेकिन मम्मी पापा लास्ट तक इंतजार किए थे, बच्चा भी आईसीयू में था। तो मैं सिर्फ बत्रा हॉस्पिटल ही गया। आप उनके साथ बत्रा साथ थे? लेकिन वो बता रहे थे कि पीछे कई 2-3 अस्पतालों में। बिल्कुल, ये इतना मेरे को जानकारी है कि यही हॉस्पिटल गए थे। और वहाँ पर भर्ती नहीं किया गया या भर्ती के लायक नहीं समझा उन्होंने कि ये इसकी स्थिति खराब होगी? अब उसका ना तो माँ बाप बचे हैं, ना बेटा बचा है। बेटे की मौत के बाद इसी जगह पे, है ना, इसी जगह पे माँ बाप ने भी, लक्ष्मी चंद्र और बबीता ने भी, दोनों अपने हाथ बांध के एक तरह से खुदकुशी कर ली और लिखा कि किसी की कोई गलती नहीं है, ये हमारा फैसला है। एक बेटा था, वो उन्होंने गंवा दिया डेंगू की वजह से। दरअसल ये जिस दिन की घटना है, उसी दिन दिल्ली के अस्पताल है, वो पैथोलॉजी लैब है, डॉक्टर डैंग जी जो चलाते हैं, उनका फ़ोन आया था कि ये शहर में इतना डेंगू बढ़ रहा है, तो आखिर हम क्यों नहीं इसको साफ़ कर सकते हैं? दुनिया के इतने मुल्कों में हैं, आपको करना चाहिए। और हम सब देख रहे थे कि आला अधिकारियों को डेंगू हो रहा है, सबको डेंगू हो रहा है, लेकिन शहर में एक तरह से शांति थी। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये अपवाद स्वरूप ऐसा हुआ होगा इन लक्ष्मी चंद्र और बबीता के साथ, जो बच्चे को लौटा दिया गया है? नहीं, ऐसा अक्सर होता है जब हॉस्पिटल ये देख रहा है कि ये बहुत क्रिटिकल है, जबकि उसकी ड्यूटी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर्स में कहा है कि जब कोई क्रिटिकल पेशेंट जाता है तो इवन ए प्राइवेट डॉक्टर, जो सिंगल डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, हर एक की ड्यूटी है, ये ओथ के अंदर भी ड्यूटी है और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी है कि वो उसको एडमिट करेंगे, उसको कम से कम स्टेबल करेंगे। अगर लॉन्ग रन नहीं भी रखना है तो स्टेबल करेंगे, लेकिन एडमिशन रिफ्यूज नहीं कर सकते। लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसमें रिपीटेडली हॉस्पिटल्स ने जो है उसको रिफ्यूज किया। ये कई बार होता है कि अभी मैं उनका अखबारों में बयान देख रहा हूँ, अशोक अग्रवाल जी, आपको भी सुप्रीम कोर्ट ने जो गरीबों के लिए अस्पताल में जो बिस्तर सुरक्षित रखे जाते हैं उसकी निगरानी के लिए कमेटी में एक सदस्य बनाया है, तो आप उस हैसियत से देख भी रहे होंगे। लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये एक छूट होगा कि अस्पताल ने ये ना समझा हो कि इनकी स्थिति ख़राब है या बहुत ज़्यादा ख़राब है रखने के लिए, या ये कह देना कि बिस्तर नहीं है, कहीं और चले जाइए बड़े अस्पताल। मेरी सैटरडे को जो है जो बत्रा हॉस्पिटल है उसके जो अटेंडिंग डॉक्टर है उसके साथ भी कम से कम 1-1.5 घंटा मेरी बातचीत हुई है इसी केस को लेकर। और उस डॉक्टर का भी ये कहना था कि शायद ये जो दूसरे हॉस्पिटल हैं जहाँ से मूल चंद से शुरू होते हैं, साकेत सिटी और मैक्स हॉस्पिटल और एक और आकाश हॉस्पिटल का भी अखबार में नाम था, इरेन करके भी है। तो इन सब लोगों ने जो है उसको इसलिए एडमिट नहीं किया क्योंकि उसकी हालत उनको लगी कि बहुत ख़राब है और शायद उनके डेथ लिस्ट के अंदर शायद एक नंबर आ जाए, इसलिए नहीं किया। लेकिन पता नहीं, मुझे लगता है कि शायद जब ये बत्रा हॉस्पिटल पहुंचा तो शुरू में उन्होंने भी रेसिस्ट किया। अब ये नहीं पता कितनी देर, ये तो इन्वेस्टिगेशन का लगेगा। और उसके बाद फिर उन्होंने जो है उनके रिकॉर्ड के हिसाब से, जो रिकॉर्ड मैंने देखा, 11:30 बजे उन्होंने एडमिशन दिखाया है और सुबह 2 बजे
मतलब दिन में 2 बजे उसको डेथ डिक्लेयर किया। और इवन डॉक्टर ने मेरे को ये भी बताया, जो अटेंडिंग डॉक्टर थी, कि जब हमने सुबह उसको मॉर्निंग में बताया कि उसके मल्टीपल ऑर्गन जो है काम नहीं कर रहे हैं, तो उस इनकी मदर ने ये इंडिकेट किया कि मैं इसके बगैर जी नहीं सकती हूँ। तो ये डॉक्टर ने भी फिर उसको कहा कि मैंने काफ़ी कंसोल करने की कोशिश करी, लेकिन शायद उन्होंने अपना मन बना लिया था कि अगर ऐसा होगा तो हम कुछ करेंगे। ये इन्होंने कह रहे थे कि वो उन्होंने कभी बताया कि मैक्स में गए हैं, नहीं भर्ती कर पा रहे हैं, या ये लोग वो मूलचंद के लौटाने के बाद यहाँ लेकर आ गए थे, घर पे आ गए थे वो? नहीं, वो तो लास्ट में तो बात्रा में गए थे ना। हाँ। लेकिन वो कहाँ पे गए थे इतना मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैं उस टाइम था ही नहीं। आप नहीं थे उसका? हाँ जी। पर एक उन लोगों से भी ये गलती हुई होगी कि समय पे तुरंत ले आकर वो जांच नहीं कराया, या फिर उसको गंभीरता से नहीं लिया। हाँ जी। ऐसा हो सकता है नहीं हाँ जी। कि ये एक प्रायश्चित भी इसमें रहा हो बस। मेडिकल रिकॉर्ड में इस तरीके का लिखा है जैसे कि ना, और जो उन्होंने बताया भी कि इन्होंने शुरू के जो 3 दिन थे, 3 दिन बहुत अटेंशन नहीं दी उसको, और जब उसकी हालत कॉम्प्लिकेट हुई है तब उसको लेके ये चल पड़े। एक हिस्सा ये है कि हम इस बीमारी को बहुत हल्का समझने लगे हैं, जो कि है नहीं। बिल्कुल। क्योंकि कई पारंपरिक चीजें आसपास मिल जाती हैं तो होते ही लगता है कि चलो उसके सहारे से कर लिया जाए, और वो उससे फायदा भी होता है, ये नहीं कि फायदा नहीं होता है। लेकिन एक लापरवाही है लोगों के भीतर भी और सिस्टम के भीतर भी कि इस डेंगू की सफाई, साफ सफाई को कम से कम मुकम्मल व्यवस्था। मार्च के महीने से मैं ये डेंगी सुन रहा हूँ, और ये अगस्त बीत चला है, अब लगभग अब आधा सितंबर गुजर गया है, लेकिन तब भी कोई व्यापक स्तर पे सफाई अभियान लॉन्च नहीं हुआ है। हाँ, और देखिए ना इसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है कि जो मैक्स साकेत में मैंने विजिट किया, ऑफ कोर्स इस केस में उनका कहना था कि हमारे यहाँ ये आया ही नहीं, क्योंकि मुझे उनकी स्टेटमेंट में विश्वास नहीं है, और सीसीटीवी कैमरा वगैरह का जो इन्वेस्टिगेशन पे पता लगेगा कि वो एक्चुअली गए नहीं। क्योंकि जब ये लोग कह रहे हैं, ये और सारे दिल्ली में इतने हॉस्पिटल, उनका नाम तो नहीं ले रहे हैं, तो जब ये पर्टिकुलरली कह रहे हैं कि हम साकेत सिटी में भी गए और मैक्स में भी गए, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं, साकेत सिटी गए थे। वजह यही है मैं कहने का, उनका बाइक यही है जो डेथ हो गया, उनका बाइक वहीं पे रख के वो गाड़ी करके चले गए थे दूसरे, ये वाली लाल वाली बाइक। हाँ अच्छा। तो ये दूसरे हॉस्पिटल में चले गए थे, और उनको एक फ्रेंड को बताए थे कि मेरा गाड़ी रह गया वो स्टैंड में, जाके वो प्लीज लेके आना पार्किंग से। ओ, मैक्स के पार्किंग में ये बाइक साकेत सिटी की पार्किंग में ये लाल वाली बाइक रह गई थी, और फिर वहां से वो लोग गाड़ी करके भागा दूसरे अस्पताल की तरफ से। तो एक फ्रेंड जाके वो लेके आया था। तब ये पता चल, इंटेंसिटी मतलब इतनी ज़्यादा दिखने को मिल रही है कि जो गेस्ट का वेटिंग रूम था मैक्स वालों ने उसको कन्वर्ट कर दिया इमरजेंसी वार्ड के अंदर, और अभी कोई कौन सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसने तो मॉर्चरी को कन्वर्ट कर दिया ये बेड्स के अंदर है इमरजेंसी। क्या बात करते हैं? हाँ, मॉर्चरी को मतलब डेंगू के बिस्तर के लिए, और वहाँ पे शायद मोस्ट प्रोबेबली ये जो BR अम्बेडकर हॉस्पिटल है, शायद उसने मॉर्चरी को कन्वर्ट कर दिया। हाँ। और वहाँ पे जो पेशेंट हैं वो उस मॉर्चरी में जाने से डर रहे हैं कि भाई ये तो मॉर्चरी है, हमारे तो वैसे पक्का डेथ हो जाएगी। तो ये भी एक है, तो इंटेंसिटी इतनी बढ़ गई। और इवन जो क्वैक्स हैं, क्वैक्स, कोई मुझे बता रहा था कि किसी क्वैक ने तो अपने छत के ऊपर बोल दिया कि चारपाई ले आओ, लेट जाओ और मैं तुम्हें ड्रिप लगा देता हूँ। तो लेकिन दिक्कत ये हमें मालूम नहीं उसमें, आप श्योर हैं उस हॉस्पिटल के बारे में जिसने मॉर्चरी के, आपने कहीं पढ़ा है? इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है, मैंने नहीं चेक किया। पर सौरभ साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि नोटिस गया है, सब गया है, कार्रवाई होगी क्या है? मुझे नहीं लगता किसी सरकार वरकार में हिम्मत है। मैंने पढ़ा कि सेंट्रल मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर ने भी कोई नोटिस दिया है, आपकी सरकार ने भी दिया है, और ये सब गोलमोल जांच वांच होते होते सब चला जाएगा। देखिए, अभी तक ऐतिहासिक तौर पे देखा जाए तो इन अस्पतालों के खिलाफ कभी कोई बड़ी कार्रवाई देखी नहीं, कभी सुनी नहीं। अस्पताल क्या है, दुकानें हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, और इनके खिलाफ लगातार इस तरह की शिकायतें आती हैं। EWS के मरीजों को भगा देते हैं, तरह तरह के कागज़ मांगते हैं, फिर वो किसी पॉलिटिशियन के पास जाता है, उसके दबाव में किसी तरह से लेते हैं। तो दिक्कत तो है, मगर मुझे लगता है कि इस केस के अंदर भी हमारी जो जांच है वो तेज़ चलनी चाहिए। अब तक मुझे लगता है कि CDR रिकॉर्ड्स मोबाइल के निकल जाने चाहिए कि ये लोग, इसके पेरेंट्स 5 लोकेशन पे गए, ये 5 लोकेशन, ये 5 हॉस्पिटल्स हैं, इसके अंदर ढूंढने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे वहाँ गए थे, उसे एक मोबाइल से, एक पार्किंग से। हाँ, उनके ऊपर हम डिपेंडेंट हों कि वो CCTV इमेजेस देंगे, या वो बोलेंगे कि हमारी खराब हो गई नहीं है, या वो पेरेंट उस CCTV में आए ना आए, बड़ा मुश्किल है। मगर हाँ, मोबाइल रिकॉर्ड्स में तुरंत आ जाएगा कि वो किस किस लोकेशन में गए, किस किस अस्पताल में गए, और इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए, सरकार को लेना चाहिए।
मैं सरकार की तरफ से ये कह सकता हूँ कि इसके लिए हम गंभीर रहेंगे। अगर नहीं, मुझे होंगे सौरभ तो साहब ये बताइए कि दिल्ली में इतने दिनों से डेंगू का मामला बढ़ रहा है, ठीक है, वो एजेंसियां ठीक है, आपके अंदर एमसीडी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, वो सब हम लोग सुनते रहते हैं, लेकिन किसी भी तरह का मैंने ऐसा कोई अभियान नहीं देखा कि इससे बचाना है या इसको लेके करना है असल में और अस्पतालों को अलर्ट करना है। जी, असल में क्या कि इस तरीके का जो सेटअप है दिल्ली का, उसमें ये है कि डेंगू की प्रिवेंशन जो है, ये मत सोचिएगा कि मैं बॉल दूसरे के पाले में डालना चाह रहा हूँ। बेसिक है, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा कि इसके बारे में अगर लोगों को जागरूकता हो, पता चल जाए। अब 96 से ये शहर डेंगू को देख रहा है, 96 से ये शहर देख रहा है, उसको हर साल किसी न किसी तरीके से बताया जाता है कि कूलर साफ रखो। वो कूलर तो साफ रख लेता होगा या नहीं भी रखता होगा, लेकिन जो असली मामला है सिस्टम को, ड्रेन को साफ करने का, ड्रेन को साफ करने यानी जो सार्वजनिक गंदी जगह हैं, वो तो कोई नौकरी करने वाला नहीं करेगा ना। हालांकि अब ये भी लोगों को पढ़ा दिया गया कि ये भी अब आप ही साफ करेंगे, सरकार सिर्फ नारे का पोस्टर लगा देगी। नहीं, इसके लिए बाकायदा एक फंड है जो दिल्ली सरकार 100 करोड़ रुपए के करीब एमसीडी को देती है हर साल, सिर्फ इसकी डेंगू की सफाई के लिए। सिर्फ डेंगू की सफाई नहीं, इसके बारे में प्रचार करने के लिए अलग अलग जगह कैंप। और मैं आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का बताऊं, हमने ऑडिटोरियम बुक कराया सीआर पार्क के अंदर, इनके डॉक्टरों से बात की कि आप इसके लिए इन लोगों को करेंगे। हमने आरडब्ल्यूएस के अंदर इन्विटेशन दिया, एक दिन पहले इन्होंने एमसीडी ने एक दिन पहले उसको कैंसिल कर दिया, और कोई कारण नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस। मतलब ये इन चीज़ों के अंदर भी देखते हैं कि अगर ये एमएलए क्यों करा रहा है ये वाला काम, अवेयरनेस वो क्यों करा रहा है, हम खुद ही करा लेंगे, और खुद कराना नहीं चाहिए। ये मजाक नहीं है कि जिस शहर में 100 करोड़ रुपया इसके डेंगू के लिए बजट हो और एक आदमी अस्पताल में भर्ती नहीं करवा पा रहा है। बिल्कुल, बहुत ही मजाक है ये। और मजाक ये भी है कि मतलब आफ्टर ऑल दिल्ली की सरकार तो सरकार है ना। अगर सरकार ये कहे कि साहब ये एमसीडी के ऊपर एमसीडी ने नहीं किया या एमसीडी को करना चाहिए, तो वो भी कुछ समझ में नहीं आता। अब जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट में तो एक सेक्शन है पर्टिकुलरली वो जो कहता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी सरकार की है। अब वो कहें जी क्योंकि एमसीडी में इतने बच्चे पढ़ते हैं इसलिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इस तरीके से भाग नहीं सकते ना। सरकार तो सरकार है ना। पर सौरभ, ये जब हुआ है तो फिर आपने क्यों नहीं हंगामा किया? आपके चीफ मिनिस्टर ने क्यों नहीं बोला? आपके चीफ मिनिस्टर ने सारे प्राइवेट अस्पतालों को बुलाकर एक पब्लिक मीटिंग क्यों नहीं की कि ये लोग भरेंगे, हमारे पास इतना इतना बेड है, ये सिचुएशन खराब हो गया है? ये आपके प्रायोरिटी में भी नहीं है। अगर आपके प्रायोरिटी में होता तो आपके चीफ मिनिस्टर या हेल्थ मिनिस्टर पूरे जिस तरह से आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते। जी जी जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते। मैं मई का अखबार पढ़ रहा था कि मई में उन्होंने फैसला किया था कि 10,000 बेड लगाएंगे। उस समय तो उन्होंने नाम कमा लिया कि हम ऐतिहासिक फैसला कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि 4 दिन के अंदर 1000 बेड आ जाएगा। तो जब 4 दिन के अंदर 1000 बेड आया तो मई से लेकर अगस्त तक तो 10,000 बेड आ जाना चाहिए था फिर दिल्ली के अस्पतालों में। देखिए, ये जो बेड हैं ये तो सिर्फ आप एक टेम्परेरी अरेंजमेंट कर रहे हैं। जनरली एक बेड को क्रिएट करने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होगा, उस पर काम चल रहा है, अस्पताल भी बन रहे हैं। मगर ये बात अगस्त के आसपास समझी गई थी कि डेंगू का एपिडेमिक बढ़ रहा है। खास तौर पे इसके लिए सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को निर्देश दिए गए थे। 28 अगस्त का हमारे पास है। कैसा निर्देश है सर कि आदमी इस तरह से भटका? हमें तो मालूम है कि शहर में किस चीज को इन लोगों ने लौटाया होगा। वो तो एक केस पता चला है जिसमें सारे सबूत और गवाह सब समाप्त हो चुके हैं। नहीं, देखिए, कुछ खामियां हैं हमारे सिस्टम में भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिस्टम हमारा फुल प्रूफ हो गया है। हाँ, मगर ये है कि ईडब्ल्यूएस के बेड जितने पहले भरे जाते थे उससे ज़्यादा भरे जा रहे हैं। सरकार ने हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए एक नोडल ऑफिसर लगाया है, लाइजनिंग ऑफिसर, जो उन हॉस्पिटल्स के अंदर देखता है कि यहाँ बेड खाली हो तो तुरंत गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वहाँ के मरीजों को यहाँ शिफ्ट कराया जाए। कुछ अस्पताल अच्छा कर रहे हैं, कुछ अभी भी ऐसे अस्पताल हैं जो डिफाइंस के अंदर हैं, सरकार का सहयोग नहीं कर रहे हैं। कुछ कानून के अंदर इस वक्त ऐसी कमियां हैं कि वो जो कानून है हमारा 1953 का पुराना कानून है, कोई खास ऐसे टैकल करने की तरीके नहीं है कि आप प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर लगाम कर सकें। एक नया कानून बनाने का भी प्रक्रिया चल रही है ताकि इनके ऊपर लगाम लगाई जाए। इसमें आपको संतुष्ट हैं ये जो बातें कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस को लेकर बिस्तरों की मॉनिटरिंग की जा रही है, एक नोडल ऑफिसर बनाया गया है? यहाँ तो केस ईडब्ल्यूएस का भी नहीं था। हाँ, ये तो केस ईडब्ल्यूएस का भी नहीं था, लेकिन हॉस्पिटल तो किसी इमरजेंसी पेशेंट को मना ही नहीं कर सकता ना। वो तो बिल्कुल ही गैर कानूनी तरीका है। मतलब जो ओथ लेता है एक डॉक्टर कि मैं कसम खाता हूँ डॉक्टर बनने से पहले, जो कसम खाता है उसका ही वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट की जो है डायरेक्शंस का वायलेशन है। जहाँ तक ईडब्ल्यूएस की बात है ना, मैं आपको बताऊँ, अभी हमने सैटरडे को मॉनिटरिंग कमेटी जिसका मैं मेंबर हूँ, वो जो मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग में जब पहुंचे और हमने वहाँ पे मालूम किया कि लाइजन ऑफिसर, ऐसा नहीं है सारे लाइजन ऑफिसर काम नहीं कर रहे, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम वहाँ पहुंचे तो पता लगा कि वो लाइजन ऑफिसर आया ही नहीं है ड्यूटी पे। मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात करी जिस हॉस्पिटल से वो आया था,
वो कहने लगा जी वो तो ड्यूटी पे गया हुआ है, वो वहाँ था ही नहीं। फिर किसी तरीके से उसको खबर पहुंची होगी कि हम लोग वहाँ पे हैं, फिर वो आया, उसको कोई जानकारी भी नहीं थी। वहाँ पर इंटरेस्टिंग क्या था कि लाइजेंस ऑफिसर किसका नियुक्त किया हुआ है? दिल्ली सरकार का था, और वो सरकारी हॉस्पिटल का होता है, और उसको अटैच कर दिया प्राइवेट हॉस्पिटल से, ये देखने के लिए EWS। जब हमने उससे पूछा कि कितने बेड खाली है, तो कह रहा हाँ कल तो 19 थे, और जबकि वो पिछले 15 अगस्त से लगातार हमारे 10-12 बेड जो थे EWS के खाली थे, और हॉस्पिटल उनको पेड कैटेगरी में दे रहा था, उसको इतनी भी नॉलेज नहीं थी। तो ये समस्या होती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जब 2002 से ये शुरू हुआ था सारा सिलसिला EWS बेड्स का, और उस वक्त तो पूरे हॉस्पिटल आइडेंटिफाइड ही नहीं थे, मुश्किल से 15-20 हॉस्पिटल थे। आज हमारी लिस्ट पे कम से कम 48 हॉस्पिटल्स हैं, और पहले से काफ़ी प्रोग्रेस है। वो आज जो है कम से कम 70% जो ऑक्यूपेंसी है वो रहती है, 30% आज भी हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरे तरीके की प्रॉब्लम है। अभी आपको एक लेटेस्ट बताऊं कि हमारे वो जो ये पद्मावती सिंघानिया जो हॉस्पिटल है, पुष्पावती सिंघानिया हॉस्पिटल है जो साउथ दिल्ली में, वहां पर एक EWS पेशेंट जो है ट्रीटमेंट ले रहा था, है लेडी, और वो उसको मेडिसिन के पैसे भी ले रहा था उससे, मतलब मेडिसिन उसको बाजार से खरीदनी पड़ रही थी, जबकि वो भी फ्री में है। उसने मेरे को शिकायत करी, मैंने डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखी और एक कॉपी उसको हॉस्पिटल को भेज दी। तो वहाँ के जो डॉक्टर कर्नल है RK शर्मा, उन्होंने जो उसका बेटा था उसको बुला के ना, उसको ही सिर्फ गालियां नहीं दी, उसने मेरे को भी गाली दी। और चांस की बात थी कि उसने पेशेंट ने वो स्टिंग जो है वो सारा स्टिंग कर लिया, उसको रिकॉर्ड कर लिया। तो आज मैंने भी सुना, तो उसने मेरे को भी बहुत गालियां दी कि तू वहां गया क्यों, कि इस तरीके का एटीट्यूड है। तो ये कई हॉस्पिटल के अंदर इस तरीके का एटीट्यूड है। कई बार उसको अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, जो कि डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक डिक्लेरेशन काफी है कि भाई मेरा जो इनकम है, फैमिली इनकम है 9,094 पर मंथ है, लेकिन उससे दुनिया भर के कागज मांगते हैं। फिर उसको कई बार इस तरीके से भी करते हैं कि जो बिना दस्तावेज के हिंदुस्तान में आप गरीब नहीं हो सकते हैं। नहीं, बट ये तो रूल के अंदर है, डॉक्यूमेंट चाहिए आपकी, गरीबी के साथ एक डॉक्यूमेंट भी चाहिए। EWS हॉस्पिटल के अंदर ये सबसे खूबसूरत पहलू है कि हम अपने देशवासियों पे विश्वास करते हैं, और उसके डिक्लेरेशन के बेसिस पे हॉस्पिटल जो है कानूनी तौर पे बाध्य है कि वो उसको फ्री ट्रीटमेंट दे। अगर लेटर ऑन ये पता लगता है कि ये आदमी गरीबी कैटेगरी में नहीं था, तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट भी चल सकती है, उसके ऊपर रिकवरी की कार्रवाई भी चल सकती है। लेकिन पहले वो भर्ती हो सकता है उसमें, पहले भर्ती होगा, पहले भर्ती हो सकता है, इलाज करेगा। पर देवाशीष, मैं जानना चाहता हूँ कि इस इलाके में अभी तो मैं देख रहा हूँ कि ये बाल्टी यहाँ रखा हुआ है, हाँ जी, ये सब पहले था क्या इस तरह से? हाँ ये था, ये था, ये इस तरह से था। इसका मतलब लोग यहाँ के साफ सफाई में थोड़ा सा उनकी ये साफ सफाई होता है ना, हाँ जी, कि ये इसे फ्रिज में ऐसे लगा के ये सब करके देखना, हर किसी ने अपने घर में इस तरह की एक बाल्टी लगा रखी है, नहीं? हाँ जी। मनोज दिखाइए, ये इस तरह से, ताकि पानी लीक ना करे। ये पुराना दिख रहा है, पाइप भी पुराना, ये अभी है या पहले से लगा हुआ है? नहीं, पहले से लगा हुआ है, पहले से लगा हुआ है। और ये जो फॉगिंग हुआ है, उससे पहले आपने देखा था कि कोई की फॉगिंग करते हुए? नहीं। कितने दिनों से? यहीं से वापस चले जाते हैं, यहीं से? हाँ, गेट से वापस चले जाते हैं, इस तरफ नहीं आते? नहीं आते, मेन रोड करके चले जाते हैं। हाँ जी। कब आए थे इसी तरह से गेट तक कब आए थे आपकी याद में? मेरे याद में तो आप तो हर समय रहते नहीं होंगे, लेकिन हाँ पता नहीं क्या? नहीं पता। लेकिन ये घटना होने के बाद ये लोग घटना होने के बाद तो यहाँ पे इतना धुआं कर दिया कि मेरे को लगा कि किराएदार भगा रहे हैं, लीजिए, इतना धुआं कर दिया। अगर पहले ये चीज होता तो आज ये दुर्दशा नहीं होता। पर इतना मैं सौरभ, मैं जानना चाहता हूँ कि सख्ती क्यों नहीं है? मतलब वो अर्ज मुझे नहीं दिखता है कि ठीक है कि हमको सब कारण पता है, गंदगी का कारण पता है, लेकिन एक सरकार को तो अपने पैरों पे खड़ा दिखना चाहिए था ना, कि आप खड़े हैं, मुस्तैद हैं। मतलब सिवाय आप वो 100 करोड़ को खर्च कर दें होर्डिंग में लगाने के बजाय, तो 100 करोड़ का नाले की सफाई कर दें। नहीं, असल में क्या, हमसे कॉन्स्टिट्यूंसी वाले भी लोग ये पूछते हैं, और बड़ा अजीब लगता है एज ए MLA और या एज ए पॉलिटिशियन ये कहना कि साहब ये हमारे अंडर नहीं है, क्योंकि प्रतिनिधि से लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि साहब जो भी सरकारी काम हो वो आप कराएं किसी भी तरीके से। मगर यकीन मानिए, डिपार्टमेंट्स के बीच में इतनी हॉस्टिलिटी है कि अगर हम MCD वाले को किसी दिन ये कह दें कि तुम यहाँ झाड़ू लगा दो, तो अगले दिन MCD वाला भी यही कहेगा कि उसका भी एक वर्जन तैयार होगा। ऑफिस के बाहर धरना, मेरे यहाँ हमने एक दिन सख्ती, आप सही कह रहे भाई साहब, हमने एक बात सुन लो, एक दिन हमने सख्ती कर दी थी कि भाई यहाँ झाड़ू और कूड़ा नहीं उठता। मेरे ऑफिस के बाहर MCD के कर्मचारियों को 2 दिन तक धरना दिलवाया मेरे ऑफिस के बाहर, कि आपका क्या मतलब है ये कहने का कि झाड़ू नहीं लगता? वो तो काउंसलर देखेगा, MCD देखेगा। तो अगर हम कुछ कह रहे हैं तो वो तो बिल्कुल उस गली को छोड़ ही देंगे अगर हमने कह दिया तो ये चीज
और स्टेट्स में नहीं है, इसलिए लोगों को बड़ा अजीब लगता है कि यार ये क्या बात कर रहे हैं कि हमारे हाथ में नहीं है झाड़ू लगाना। अगर एक एमएलए झाड़ू भी नहीं पर लगा, जैसा अशोक जी कह रहे हैं कि भाई सरकार है ना, फिर भी सरकार है। उनको 4 अधिकार होंगे तो आपके उससे ज्यादा ही होंगे ना, कि कम तो नहीं दिए गए ना सरकार आपके के- अधिकार। सरकार के अधिकार इस तरीके से सीमित है कि जैसे अगर ईडब्ल्यूएस के कोटे के अंदर आप किसी को एडमिशन नहीं देते, आप हंसेंगे इस चीज पे, सरकार के पास इतना अधिकार है कि आप उसके ऊपर 1000 रुपए का जुर्माना लगा दें। लाइसेंस अब एक- कैंसिल करने का अधिकार नहीं है किसके अधिकार, पास? सरकार किसी के पास नहीं है। है। सोचिए। सरकार सिर्फ लैंड ओनिंग एजेंसी को, जैसे मैं आपको बताऊं, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल है, वो ईडब्ल्यूएस को एंटरटेन नहीं करता आसानी से। उसके खिलाफ 3-4 बार ये चिट्ठी लिख चुकी है। हमने डीडीए को चिट्ठी लिखी है, क्योंकि डीडीए ने उनको लैंड लीज पे दी है कि भाई आप इनकी मान्यता कैंसिल कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोशिश ये है कि अब नया कानून लाएं जिसके अंदर ये दिल्ली सरकार के पास ये अधिकार हों कि हम इनके ऊपर करोड़ रुपए तक का भी जुर्माना लगा सकें डिफॉल्ट करने पे, और इनके लाइसेंस तो कैंसिल। ये मजाक नहीं है कि 1000 रुपए का जुर्माना है, बताइए। नहीं ये ऐसा- नौटंकी है सर ये। हाँ बिल्कुल। 1953 का है सर 1000 रुपए का फाइन लगाएंगे इतने बड़े बड़े अस्पतालों एक्चुअली में। में इस देश में कानून कौन बनाता है? जो पावर में होता है, जो माइटी होता है, तो वो अपने खिलाफ थोड़ी बनाता है। मैंने तो उस Public माइटी को तो protection- ये जो दर्शक देख रहे हैं वही चुनते हैं ना। हाँ, मतलब वो ये ठीक तो- है कि ये तो उनको ठीक हिंदू है, ये मुस्लिम तो- ज्यादा पता है, ये तो लेकिन वो भाग्य की बात उनको- है इस देश के अंदर कि बस सिर्फ एक दिन जो है वो वोट देने का अलग चक्कर होता है, और उसके बाद फिर वो राजा हो जाता है या प्रजा हो जाते हैं। तो ये तो सारा सिस्टम ही खराब है, कुछ गड़बड़ है। तो अभी राजीव गांधी की जहां तक बात है, अभी उसके खिलाफ जो है हमने एक पेशेंट को, कैंसर पेशेंट को लेकर हाई कोर्ट में केस किया है, और अभी उसकी सुनवाई जो है मेरे ख्याल से 1 अक्टूबर के लिए रखी है, और उसके मुकदमा कोर्ट में किया आपने? कोर्ट में हमने डाला है, इसीलिए डीडीए भी पार्टी है उसमें, दिल्ली सरकार भी पार्टी है। उसके अंदर हमने और- इंदिरा जयसिंह जैसी बड़ी वकील को रखा है, ताकि इसके अंदर कोई मुस्तैदी मतलब पूरी बरती जाए किसी तरीके से। इन अस्पतालों को ये हम एक मैसेज दें कि भाई दिल्ली सरकार इस चीज के अंदर सख्त ये जो 5 अस्पतालों को नोटिस है सेंटर ने, मुझे ये बताइए कि मैं अपने दर्शकों को क्या कहूँ। मुझे तो यही कहता हूँ कि ये कुछ नहीं करने वाले। नहीं, मेरे को नहीं हो जब सकता है मैंने आपसे, या जो अखबार में- सेंटर की जो देखिए, सरकार है, आप दोनों से नहीं हो सकता है कि आप इन अस्पतालों के खिलाफ कोई कार्रवाई मैंने करें। अखबार में ये पढ़ा कि इन्होंने 1 महीने का नोटिस दिया। मैं बड़ा हैरान हुआ, और मैंने फोन किया इनको, मिनिस्टर साहब को, कि भाई 1 महीने का नोटिस का क्या मतलब, आप 3 दिन का नोटिस देके करिए। तो कह रहे कानून में प्रोविजन है कि इनको मिनिमम 1 महीने का नोटिस दिया जाएगा इस चीज के लिए, कि आप एक्सप्लेन कीजिए कि आपकी मान्यता क्यों ना खारिज हो। और उसके बाद भी मान्यता खारिज होने का जो कानून है इतना लचर है कि तुरंत कोर्ट के अंदर जाके उसको सुलझा लेते हैं। फिलहाल के कानून मुझे नहीं लगता है हाँ? मुझे नहीं लगता है कि सरकार के पास ना इनके लाइसेंस कैंसिल करने की पावर है। नहीं है पावर। अभी आप देखिए ना, दिल्ली का दुर्भाग्य ये भी है, 40-45% जो पेशेंट आता है वो सारा दिल्ली से बाहर से आता है। बाहर से आता है, बिल्कुल, और मेरे आपको- राज्य से और भी आपको आते हैं मैं लोग, बताऊं, हाँ, क्योंकि हाँ। मैं पर्सनली डील करता हूँ, गांव का डॉक्टर जो है वो तहसील में लिख देता है, तहसील जाओ, तहसील का डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट में लिख देता है, डिस्ट्रिक्ट वाला उस स्टेट के कैपिटल में लिख देता है, और कैपिटल का डॉक्टर सीधा कहता है तो एम्स में चला जाओ। तो कोई भर्ती अपने यहाँ नहीं करता है ना, कोई किसी कुछ के यहाँ नहीं सिस्टम है। कोई भर्ती नहीं। और जिसको अभी कोई कहां से कोई आया था मेरे पास, मैंने उससे पटना से, पता नहीं पटना के आसपास से, नहीं नहीं आते हैं पटना तो से आए मैंने होंगे। उससे पूछा कि भाई आपको कुछ हार्ट वार्ट का कुछ प्रॉब्लम था, तो कह रहा है जी हमें तो नहीं पटना किसी गांव से था बिहार के, कहने लगा या तो हम पटना जाएं और या फिर दार्जिलिंग जाएं, और वहां भी पैसा लगेगा। तो अब हमको पता है कि दिल्ली के अंदर जो है कुछ सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो फ्री देते हैं, इसलिए हम दिल्ली आ गए। अब दिल्ली के अंदर वो बेचारे अस्पताल के प्रीमिसेस में ही पड़े रहते हैं, लोग इकट्ठा करके किराया देते हैं। और क्यों देते हैं? क्योंकि वहां पे फैसिलिटी नहीं है। जबकि सारे राज्यों में विकास हो चुका है। कहते तो यही है, विकास किस चीज का है मुझे तो कहीं दिखता नहीं है। दार्जिलिंग, इधर पूरे देश से लोग दिल्ली में आते हैं, और मैंने देखा है वाराणसी, जहां हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जबकि वहाँ पे अच्छा कॉलेज है, हाँ, मेडिकल कॉलेज मैं है। आपको बताता हूँ, कम से कम नहीं तो 20 पेशेंट, खासकर बच्चे और एक्सट्रीम गरीब, मैंने देखा वहां पे लोग चंदा देके उसको भेजते हैं किराए के लिए। उन लोगों के दिल्ली में जो है ना हॉस्पिटल के अंदर मैंने ट्रीटमेंट करवाए हैं फ्री, ये ईडब्ल्यूएस के अंदर। तो ये क्यों आते हैं वो बार बार? मैं खुद भी गया तो मैंने पूछा भाई क्या आप क्यों आते हो यहाँ पे? कहले साहब सुविधा नहीं है यहाँ पे। पर सौरभ एक बात सही है कि कोई मतलब अर्जेंसी नहीं दिखी डेंगू को लेके अभियान चलाने में, या उसको लेके नॉक करने में, हैमर करने में लोगों को, भाई अब ये लेट हो सकता है, अब आप इसमें ढिलाई नहीं बरत सकते। अगर ये इस तरह की चीज़ें होती तो ये शहर अलर्ट होता कम से कम। एक की जान की बात नहीं है, कितनों के कितने दिन खराब हुए होंगे इस गंदगी से। ये नहीं दिखी ना। ये तो ये इस चीज़ को लेके अगर यही राजनीति करनी है एमसीडी और दिल्ली के सरकार को लेके, तो ये 3 महीना पहले से राजनीति होनी चाहिए थी इसी को लेके। मैं ये मान सकता हूँ कि हो सकता है ऐसे एफर्ट्स विजिबल ना हो,
मगर डेंगू का भी थोड़ा सा जो पैटर्न है बड़ा रैंडम रहता है। जैसे अभी 2015 से पहले ऐसा नहीं था, 2014 में बहुत ज़्यादा था, कुछ साल पहले काफ़ी हुआ, बीच बीच में रैंडमली बढ़ता है। 2010 में मुझे बताया गया काफ़ी हुआ था, 1996 में काफ़ी ज़्यादा हुआ था। तो एक सरकार की एक एवरेज तैयारी थी, मगर इस बार ये देखने में आया कि डेंगू के ऐसे स्ट्रेन्स डेवलप हो गए कि रैंडम तौर पे इस बार काफ़ी डेंगू फैल रहा है, ये बात है। और इसलिए अब सरकार इस स्टेज में आई है कि ये कोशिश कर रही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी सुविधा मिल जाए। जैसे आपका विज्ञापन छपता है पूरे शहर में, ये आप अपने सरकार को भी बताइए, आपका जब विज्ञापन छपता है तो ये विज्ञापन छपना चाहिए कि हमने इस शहर के इन 20 अस्पतालों में अलग अलग 100 लिस्ट बनाए हैं, आप इनको फोन करेंगे तो ये आपको भर्ती करेंगे। बिल्कुल ऐसा विज्ञापन मैं नहीं देखता हूँ। जहाँ टूटी सड़क है वहाँ विज्ञापन मैंने देखा कि 1260 किलोमीटर सड़क बन गई है। ऐसा विज्ञापन आप क्यों नहीं बनाते जिससे लोगों को पता चले कि आपने इन अस्पतालों में ऐसा ऐसा इंतजाम किया? नहीं, ये एक बहुत कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि इस तरीके के भी विज्ञापन आने चाहिए जिसके अंदर हम लोगों को ऐसी बातें भी बता सके जिनकी उनको जरूरत है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि इस तरीके के विज्ञापन नहीं है, मगर कम है नहीं, वो अखबारों में खबरें हैं पर है नहीं। मेरे को तो ये लगता है, ऑफ कोर्स हमारे जो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हैं सत्येंद्र जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, मैं देखता हूँ काफ़ी मेहनत करते हैं। लेकिन अभी एडवर्टाइजमेंट पे भी अगर बात करें तो हमारी दिल्ली सरकार जो है ना, फट से एडवर्टाइजमेंट देने में मास्टर है। सारी राष्ट्रपति का कितना लगा हुआ है, इसका कोई लेना ना देना था, पहले भी ऐसे लगते रहे। लेकिन इस तरीके की जो प्रॉब्लम आती है वहाँ पे शायद जो है वो प्रायोरिटी उनको भी कहीं नहीं दिखती है। अगर यही सरकार ये ऐड लगाए कि ये प्राइवेट अस्पताल है, मैक्स है जिसका नाम, मूलचंद है जिसका नाम, यहाँ पे अगर 60 बेड हैं, ये हमने इंतजाम किया है और आपको भर्ती करने से कोई नहीं रोक सकता, तो लोग उसको बार बार देख के इतना तो एम्पावर होते हैं ना कि वो हमारा राइट है। जो उस अस्पताल में जो उसको दिया वो फोकट का नहीं है कि वो 1 रुपया या 2 रुपया या 1 लाख रुपए की जमीन पे उन्होंने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया है। कुछ समय पहले कुछ इस तरीके के बोर्ड लगाए थे, लेकिन जिस तरीके से रिवीजन करना चाहिए, और जब आपने कई 100 करोड़ रुपए का बजट एडवर्टाइजमेंट पे ही रखा है तो उसकी प्रायोरिटी तो है इस तरीके की प्रायोरिटी पे होना चाहिए ना, ना कि दूसरे तरीके की प्रायोरिटी पे होना चाहिए। तो अगर इस तरीके की प्रायोरिटी करते तो लोगों में नेचुरली अवेयरनेस डेवलप होता है और लोगों को आप एक तरीके से एडवांस नोटिस कर सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, आप डेंगू के ये चीज़ों के लक्षण को देखिए, आप एक दिन भी 2 मिनट भी मत रुकिए, बुखार होगा तो आप चले जाइए, आपको डॉक्टर देखेगा, अगर कोई डॉक्टर नहीं देखता तो आप फलानी जगह कंप्लेंट करिए। इस तरीके की चीज़ें मुझे लगता है ऐसे में इतनी प्रॉम्प्टनेस होनी चाहिए सरकार की, और दिल्ली सरकार की, बिल्कुल। और दूसरा एक और भी है, अभी आंकड़े देख लीजिए आप। मेरे को एक जो सरोज हॉस्पिटल है, अभी 15 दिन पहले उसने मुझे बताया कि 250 सब आपको नोटिस देने वाले हैं। 250 आपने जो फैक्ट्स बोला है वो गलत बोला है, लेकिन आप बोलते रहिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बात सही कह रहा हूं। जो उन्होंने मेरे को बताया कि हमारे यहाँ 5 की डेथ हुई, 250 हमने रिपोर्ट करे। मतलब एक छोटा सा हॉस्पिटल है सरोज हॉस्पिटल, उसने 250 रिपोर्ट करे और उस दिन की जो रिपोर्टिंग, टोटल रिपोर्टिंग थी वो 800 कुछ थी। तो मैंने अपने उस पर लिखा कि ये कैसे हो सकता है, एक छोटा सा हॉस्पिटल अगर 250 रिपोर्ट कर रहा है तो 800 रिपोर्टिंग कैसे है? तो इसका मतलब सारा जो सिस्टम है ना A to Z, वो कुछ पता नहीं, जो होता है उसको दिखाता नहीं है, कहीं बचाता है, और जो दिखाना चाहिए उसको दिखाता नहीं है, और जो नहीं दिखाना चाहिए उसको दिखाता है। तो सारा यही हाल सेंटर का भी है कि स्वच्छता अभियान के लिए यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए के पोस्टर फूंक दिए गए, लेकिन एक डस्टबिन नया नहीं दिखा, एक कोई मॉडल वो कचरा घर नहीं रखा गया कि कहीं साफ सुथरा कर दिया जाए। अब घटना हो गई है, पता है कि कोई आ सकता है तो वो जो कूड़ा घर है उसमें वो चूने की लाइन बिछा दी गई। यही है मच्छर के पर्याप्त कारण है। दिख रहे हैं मच्छर पनपते हुए दिख रहे हैं। पर दुनिया के कई देशों ने इंतजाम तो किया है इस सफाई को हरा के, लोग समझते नहीं है फिर कि ये काम तो फिर नगर पालिका का ही है ना, ये तो काम तो नगर पालिका का है ना। हाँ बिल्कुल, तो अपनी जवाबदेही। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे लोग हैं उनको कई बार बोलते हैं यार ये लोग भी ऐसे ही हैं, ऐसी बात नहीं है। हर आदमी सफाई में रहना चाहता है, हर आदमी अपना घर तो साफ रखता ही है। अब जब सड़क पे लोग यूरिन करते हैं, क्यों करते हैं? तो वहाँ कोई, अगर आप अच्छा साफ सुथरा कोई देंगे, वॉशरूम वो देंगे, कोई यूरिनल देंगे, तो कौन बाहर करेगा? कोई नहीं करेगा। महिलाओं के लिए यहाँ पे दिल्ली में मतलब एक फंक्शनल टॉयलेट्स नहीं है, कोई टॉयलेट बना दिया। मतलब एक चीज इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे पैसा लगा के कंस्ट्रक्शन कर देंगे, कंस्ट्रक्शन के बाद उसका क्या होगा? ताला लगा रहेगा, उसमें पानी नहीं होगा, वो फंक्शन नहीं करेगा, गंदगी हो जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं है। एक बार सारा काम जो है पैसे का इस्तेमाल जो है हो जाए। पीछे वो जापान से पैसा आया था, कितने 400 करोड़ कितना,
तो वो स्लम वालों ने धड़ाधड़ मतलब इवन जो पटरियां थी सड़क की उसके ऊपर टॉयलेट्स बना दिए। आज देखो हालत सारे खराब पड़े हुए हैं, कोई मतलब ही नहीं है लेना देना। तो यहाँ पे जो सारी दिमाग है ना वो किस तरीके से पैसा खर्च करना है वो दिमाग में जाता है, लेकिन उसको कैसे चलाना है। सर कुछ भी सफाई दीजिए, बड़ी शर्म आई। लोगों में उस खबर को पढ़ के बड़ी शर्म आई, लगा कि यहाँ पे कोई सरकार ना तो दिल्ली की या ना केंद्र की ना ही होती तो अच्छा था। कम से कम किसी से तो उम्मीद नहीं, किसी का तो डर इकबाल होना चाहिए इन अस्पतालों को लौटाने से पहले। इसका मतलब है कि इतने राजनीतिक बदलाव के बाद भी जो भी बदलाव हुआ है नीचे और ऊपर दोनों के स्तर पे, जो सिस्टम का खौफ कायम नहीं हुआ है। लोग इनको पूरा भरोसा है कि आप हमारा यहाँ क्या है बताइए पहले क्या है। फर्स्ट गली ओके है और हाँ। लास्ट गली ओके है सर, बीच में सर सीवर एकदम रुका हुआ है सर। कहाँ रुका हुआ दिखाइए। आप किस से बोले हैं इसके बारे में? हाँ? एमएलए मंत्री सबसे बोले हैं सर हम। हाँ। और सर आप कितना दिन से बोल रहे हैं? सर कम से कम 5-6 महीने हो गए सर। 6 महीने से बोल रहे हैं। देखो सर, ये इस गली इज राइट, ये ठीक है, इज राइट सर। हाँ। इसमें क्या हुआ है सर ये रुका पड़ा है सर, ये इसकी कंडक्शन नहीं हो रही सर। ये क्या हुआ है इसमें? ये सीवर एकदम जाम पड़ा हुआ है। अच्छा, और नीचे सब घरों में पानी जा रहा है सर। सीवर का पानी घरों में जा रहा है? हाँ, घरों में जा रहा है। और सर लास्ट वाली गली है, हाँ। वो ओके कर दी गई है। ये ठीक नहीं हुआ है? ये नहीं हुआ। तो बताइए। आइए तो फिर वो, पर उसका खौफ तो नहीं कायम हुआ है ना सर? ये बात हाँ? तो मैं आपको डर नहीं है ना, उनको पता है कि हम ये प्राइवेट अस्पताल है, हमारा पार्टनर ये है, वो पार्टनर उस राजनीतिक दल का सदस्य है, कुछ तो होने वाला नहीं है, जो कर लीजिए आप, कुछ तो नहीं होने वाला है ना। तभी तो वो लौटा देता है, उसको पता है कि ये 2 लोग हैं, वही उड़ीसा से आए हुए लोग हैं, इनकी क्या औकात और क्या आवाज होगी कि ये वहां तक पहुंच के और नौकर, और 2 दिन के बाद कोई बड़ी खबर हमारी भी जगह ले लेगी, फिर तो कुछ होने वाला नहीं है सर। तो नहीं, ये बात तो आपकी सही है कि बड़े अस्पताल हों, बड़े रेस्टोरेंट्स हों, जो भी बड़े बड़े लोग हैं उनको कानून का डर कम रहा है शुरू से। बैक साइड में मकान भी बैठे हुए हैं। मेरा ये मानना है, मैं जो ये आपके सामने कहना चाहता हूँ कि हम लोग इस सिस्टम को समझ रहे हैं और इसमें बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत जल्द जितने हमारे जुरिस्डिक्शन में, क्योंकि बात में कॉन्स्टिट्यूशन दिखाया जाता है हमको, जितना हमारे पास है उन कानूनों में इतना परिवर्तन ले आएंगे कुछ दिनों के अंदर कि इसके ऊपर सख्ती दिखेगी, आपको विजिबली दिखेगी। कम से कम हेल्थ वगैरह के क्षेत्र में जहाँ जहाँ सख्ती की जा सकती है वहाँ तो ये करेंगे। शर्मनाक है अशोक जी कि घटना हो गई, उसके बाद आप आके एक पोस्टर लगा रहे हैं इलाके। हमारे देश में होता क्या है मतलब क्या लोगों को ये समझा गया है कि हम सब कमेटी बैठ जाती है। मतलब ये तो आप गलती कर रहे हैं कि समय पे सफाई नहीं कर रहे हैं, और घटना होने के बाद अगर आप ये कर रहे हैं तो मतलब क्या है, मैंने लोग इन सिस्टम ने क्या समझ रखा कि जो पब्लिक है वो बेवकूफ है। नहीं, ये तो है ही, राजनेता जितने भी हैं देश के वो तो यही समझते हैं कि आप पब्लिक को जो है ना किसी भी इधर से उधर कर सकते हैं, जिस तरीके से मर्जी घुमा लीजिए। अभी आपने देखिए ना, जब मुझे याद है अभी परसों जब मैं बत्रा हॉस्पिटल में था तभी वो एमसीडी का ऑफिसर आया था, एड्रेस किया होगा उसने। डिस्चार्ज सबरी देव हमको हॉस्पिटल से मांगने आया था ऑफिसर एमसीडी का, तो शायद उसको वो अपना कागज तैयार कर रहा होगा, कुछ खाली कर रहा होगा, और यहाँ पे आपने देखा उसने 1 दिन में ही जो है और उसी बिल्डिंग में लिख दिया जिसमें किस्सा हुआ। इतनी भी समझ है उसके अंदर, मतलब कि यही लिख दो। हाँ। तो और हम सब लोग देख रहे हैं उसको और समझ रहे हैं कि भाई देखिए कितना ईमानदार है, ये तो पिछले 6-7 महीने से लगे हुए सफाई करने में यहाँ पे। तो ये इस तरीके से मतलब अगर सरकार पब्लिक को इतना बड़ा बेवकूफ समझती है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य शर्म आनी चाहिए। है। शर्म आनी चाहिए। और देश में ये उन दोनों की आत्महत्या, खुदकुशी, उस बच्चे की मौत से भी ज्यादा दुखद बात है कि मरने के बाद आप वो सफाई का झूठ वहां पर टांग के गए। मतलब ये तो ऐसी मतलब ये निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। मतलब ये पूरा भरोसा है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। 2-4 सस्पेंड भी हो जाएंगे तो इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। लेकिन ये आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं, ये आप लोग कैसे देखते हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। वो जो आता है जिनको हिंदू मुसलमान करने आता है उनको पकड़ के पूछते क्यों नहीं कि ये पहले सफाई कर लो। इसमें सफाई हिंदू को भी चाहिए, सफाई मुसलमान को भी चाहिए। हर किसी को कंप्लेंट करते हैं, हर किसी को। सिर्फ 2 दिन से धुआं डालने आ रहे हैं, सिर्फ पूरा साल बीत गया है, सिर्फ 2 दिन से धुआं दे रहे हैं। अगर आप जनरली भी पूछेंगे ना, खूब एमसीडी को लिख के दे दिया कि वहाँ तो दीवार पर जाकर वो पूरा लिखा है कि जनवरी से आ रहे हैं आपके इलाके में। नहीं, सिर्फ 2 दिन से आ रहे हैं।
सिर्फ 2 दिन से आ रहे हैं धुएं के लिए, सिर्फ हादसे की वजह से। परसों आए हैं और एक दिन पहले। इस बार दिल्ली में फॉगिंग नहीं हुई सर। ये तो मैं फॉगिंग नहीं। अपने उससे उसके बाद नहीं, उसके पहले नहीं आया, दिन में रात में कभी नहीं कभी आया। नहीं आया। झाड़ू सिर्फ एक बार लगती है कि हाँ। बोल लो ये उठाओ, ये हमारा काम नहीं है। तो ये काम किसका है फिर? देखिए, अब जो मेरा प्रोफेशन है उसमें मैं जनरली रहता हूँ, सड़कों पे ही रहता हूँ, दिखता है। मैंने अभी तक इस साल में एक बार भी फॉगिंग मशीन नहीं देखी। फॉगिंग नहीं देखी मैंने आप? आज तक अब तक नहीं देखी। ये क्या बना रहे हैं ये? पेशाब घर बना रहे हैं। अब से ये पहले क्या नहीं- है? ये भी पता नहीं कौन बना रहा है इसे। अच्छा, इसका भी पता नहीं। ये आप कह रहे हैं ये पेशाब घर बना रहे हैं? आप बना यहाँ रहे हैं जी, पेशाब घर बना रहे हैं। आज ही शुरू हुआ है। पे? वो अच्छा, आप कह रहे हैं कि सीवर इधर है और बना उधर है। सीवर का अभी खोदा हुआ अभी कुछ नहीं खोदा। अभी सीवर का भी मतलब ये बेवकूफ बनाने का, तो आप जो कह रहे हैं मैं आप ही को मान रहा हूँ। हमारे मनोज साहब दिखा रहे हो कि सीवर इस तरफ है और शौचालय उस तरफ, तो वो अंदर से कुछ बनाएंगे अभी, है ना? नाली का कुछ इंतजाम करेंगे। इंतजाम होना है, इस तरह से अच्छे विज्ञापन ब्रांड का पोस्टर छप जाना है और वो उसके कमाई का साधन हो जाना है किसी का। किसी बढ़िया ब्रांड का पोस्टर लग जाना है यहाँ पर, और जन सुविधाएं तो आज ये किसका काम होगा सर? एमसीडी का काम होगा? एमसीडी का काम है। एमसीडी अब दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखिए हम कितना, हमने तो बहुत सारे काम कर दिए। और कल, क्योंकि कल हो सकता है कोर्ट में कोई केस आएगा, तो वो सारी इतनी लंबी लिस्ट दिखा देंगे कि देखिए साहब हमने तो देखिए फलानी तारीख को ये काम किया, फलानी तारीख को ये काम किया। हम तो पूरे साल काम करते रहे हैं। वो कब बना के गए? ये 5 साल से खाली पड़ा हुआ है। और ये चलिए जरा दिखाइए जरा। चाय की दुकान खुल रही है उधर। सर ये नाला बना हुआ है, ये देखो। ये नाला बना। ये नाला मिट्टी से इतना भरा हुआ है, इस तरह के बरसात का पानी हम ये देखो कहाँ जाएगा इसके अंदर से। ये ये पूरा भरा हुआ है, 3 बार बन चुका है ये। हाँ, जो इसमें इसके अंदर जो पानी थोड़ा सा जमा हुआ है कीचड़ जैसा, ये मच्छरों का पूरा उत्पादन केंद्र है ना? आप कोई आने वाला इसमें झांक के तो देखेगा नहीं, तो यहाँ पे सफाई का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। अगर कोई इसमें झांक के देखता, जैसे मनोज कुमार अपने कैमरे से देख रहे हैं, तो हो सकता था कि यहाँ भी सफाई होती। तो वहाँ पता है कि उस गांव के सामने आएंगे तो एक शौचालय बना दो, पूरा घर को थोड़ा चूने से साफ वाफ कर दो, ताकि लोगों को लगे कि यहाँ पे काम वाम हो रहा है। हाईलाइट किया है कमाल है। बायो टॉयलेट्स दिखाओ जरा सा कहाँ। ये आपने वहाँ देखा कि जो बायो टॉयलेट्स जन सुविधा का जो बोर्ड था वो कितना नया था, है ना? कितना चमाचम था। अब आप ये देखिए, ये हालत है। ये बायो टॉयलेट्स का अंग्रेजी और हिंदी के अखबारों में एक इस तरह से इसका किस्सा छपता है कि जैसे अब यही भारत की सभी समस्याओं का समाधान है। लेकिन देख लीजिए इस हालत में ये शौचालय। एक दूसरा शौचालय है, ये देखिए, ये आपका बायो टॉयलेट। आप देख लीजिए। अब इस वक्त मैं आपके रात का मूड नहीं दिखा खराब, मैं मनोज से कहूँगा दूर से ही दिखा दें कि ये इतना दुर्गंध है, इसमें आप शौचालय नहीं कर सकते। काहे का बायो टॉयलेट्स है? बायो टॉयलेट्स का मतलब क्या होता है? आप इसको आगे देखिए पहले। और इसको प्रोपेगेंडा करने वाले इसका खूबी है, यूं बताएंगे कि ऐसे होने वाला वैसे होने, लेकिन इसकी हालत देखिए। इसका मतलब जो सिस्टम है जिसको देखना चाहिए था वो सिस्टम नहीं है। किसी ने इस शौचालय को बनाया तो बड़ी उम्मीद से होगा कि एक ऐसी व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन हमारे सिस्टम देखिए, उस खोज को भी, उस पूरी तरीके से भी, ये है शौचालय की हालत। ये है, ये देख लीजिए, ये मच्छर से लेके गंदगी तक। चलिए, शौचालय के बाहर लोगों ने एक तरह से ये बस आपको चलते चलते यूं दिखा दिया कि हमारा जो सिस्टम बड़े बड़े दावे करता है, दरअसल वो डिलीवरी किस तरीके से करता है। बायो टॉयलेट्स, ये भारतीय जन सुविधा का नया वो चेहरा हमेशा यही रहा ये है कि है। बसों के पीछे जो है काम। ये पार्किंग से बताइए साहब, ये है, आप ही लोगों का फोटो है इसमें। सौरभ जी, ये देखिए क्या गंदगी है यहाँ पे, देखिए। मनोज भाई, डेंगू जैसी चीजें इसी में पैदा होंगी, क्योंकि हैं? पानी कसम इकट्ठा हो जाएगा कहाँ हाँ। पानी? बरसात हुई, पानी यहीं इकट्ठा हो जाएगा, इसी में से फिर वो पूरे दिल्ली की ये हालत- देखिए मनोज साहब, ये देखिए शौचालय बनने का काम शुरू हो गया, 3 दिन में इतना बन गया। अभी वो गजब रफ्तार है। कूड़ा पड़ा हुआ है, कूड़े के चारों ओर ही बन रहा है, उतना भी टाइम नहीं है वो उठाने का भी। ये जो आप कह रहे हैं, हाँ? कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें रात में भी काम हो जाए, क्योंकि इसको टारगेटेड वे में दिखाना होगा ना कि कल तक या हाँ। परसों तक ये है, इसको तैयार करना है। बताइए। फिर इसका फोटो खींचेगा, हाँ, बड़ा नीट एंड क्लीन, और फिर वो जगह जगह
पेश किया जाएगा कि देखिए सब कितना बढ़िया काम हो गया है। हर गांव में जी हर साल नाली बनती है, काउंसिलर हर साल बनवाता है, कभी नाली नहीं बनती, आज तक बनी नहीं है हमारे उसमें। 50-60 साल का तो मैं भी हो लिया। लेकिन कागज पे नाली बनती है। कागज पे नाली बनती है, नाप के ले जाते हैं और नाली बन जाती है। एक ये नाला बना है, इसमें पानी जाता ही नहीं, निकलता ही नहीं है रोड पे, और 2 बार बन लिया है नाला, एक बीजेपी के टाइम में और एक कांग्रेस के टाइम में। दोनों को देख लिया आपने? दोनों को देख लिया। स्वच्छता अभियान के नाम पे करोड़ों रुपए अरबों रुपए करे जा रहे हैं, जिसमें जन सुविधाएं नहीं है राजधानी में, तो भारत वो तो ये उम्मीद करते हैं कि आप सफाई करेंगे अभियान में। अच्छा। वो ये उम्मीद करते हैं। अभी तो नहीं बना ना, नहीं तो 1 साल का स्वच्छता अभियान था, इसमें सफाई बन जाती है। हैं? कौन बना रहा है ये? एमसीडी। तो आप कौन काउंसलर बनवा रहे हैं? क्या नाम है काउंसलर का? वो नाम नहीं मालूम है। वो बनवा रही हैं। कब तक तैयार करके देना है? कब तक बना देना है इसको? 15-20 दिन के अंदर। 15-20 दिन के अंदर ये शौचालय बन जाएगा यहाँ। हाँ? चलिए, ईंट का नाम गंगा है, तो गंगा की सौगंध बना ही देंगे 15 दिन में। अच्छा। सबसे बड़ी परेशानी जो शौचालयों की है दिल्ली में काफ़ी है, मगर दिक्कत ये इनकी सफाई नहीं है, इनकी मेंटेनेंस इतनी दिक्कत है कि कुछ दिनों बाद ये अबेंडन हो जाती हैं, अबेंडन के बाद इनको घेर लिया जाता है, इंक्रोच हो जाती हैं और फिर नई बनती हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, लोगों को तो पता है कि काउंसलर क्या करता है, विधायक क्या कर रहे हैं, सांसद क्या कर रहे हैं, पार्षदों की क्या जिम्मेदारी है, उनको पता है कि उनके इलाके में नाली की नापी हो गई है और कागज़ पर नाली बना दी गई है। लेकिन ये देखिए किस तरह से यहाँ पर शौचालय, एक घटना के 3 मौत के बाद एक बच्चा मर जाता है, और डेंगू के बाद सिस्टम किस तरह से वो श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी की तरह रिएक्ट करता है। तमाशा है। तो अगर आप अब भी इस भ्रम में जी रहे हैं कि आपने कोई राजनीतिक बदलाव कर दिया है, दुनिया बदल गई है, समाज बदल गया है, तो देखिए हमारा सिस्टम किस तरह से रिएक्ट करता है। 2 पति पत्नी नौजवान आत्महत्या कर लेते हैं अपने बेटे की मौत के गम में, और वो बेटा मारा जाता है इसलिए कि जो इस शहर के अस्पताल हैं, वो ऐसा नहीं था कि इस शहर में अस्पताल नहीं है, उन लोगों ने अलग अलग कारणों से, जो भी है उसकी जांच हो रही है, जो बात हो रही है वो जांच होगी, कब होगी उसके भी अधिकार। सौरभ ने बताया कि बहुत सख्त अधिकार सरकार के पास नहीं है कार्रवाई करने के, और कानून बनाने की फुर्सत किसी के पास है नहीं। एक चुनाव और होगा, 10 चुनाव और होंगे, और इसी तरह का सिस्टम चलता रहेगा। स्टूडियो में बड़े बड़े लोग भाषण देते रहेंगे, हम भी भाषण देते रहेंगे। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।